बढ़ते हुए देखते हैं, तो तब एक भोजन की आस होती है कि हमें भोजन और पोषण मिलेगा। हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा जीवन आगे के लिए तय होता है। इसी कर्म में लगे आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल सर, आप योगी भी हैं, किसान भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं और आपकी तरह ही आज के मुख्य वक्ता आदरणीय श्री कुलदीप उनियाल जी किसानों के साथ लगातार जीवन भर कार्य करते रहे हैं। वो स्वयं भी किसान परिवार से हैं और जबकि इस पखवाड़े में जबकि हम पिछले दिनों से ऐसे किसानों की चर्चा कर रहे हैं कि जो बीज को बढ़ाने की कवायद में हैं। बीज बचाने से लेकर बीज उत्पादन की श्रृंखला जब आगे बढ़ रही है, तो आदरणीय उनियाल सर का बहुत सारे किसानों के साथ अनुभव है। तो जब उनसे वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि वो बोलेंगे उत्तराखंड के वीर किसानों की जो गाथा है, ऐसी गाथा आप सभी के समक्ष आदरणीय उनियाल सर रखने वाले हैं। और चाहे हम किसी भी प्रदेश से हों, किसी भी जनपद से हों, हमारे आसपास कोई न कोई किसान ऐसे होंगे जो बीजों को बचाने से लेकर उनके उत्पादन को आगे बढ़ाने, बीजों को मतलब है देसी बीजों को, परंपरागत बीजों को बढ़ाते हुए दिखेंगे। वास्तव में वो धरती की इन बीजों को बचा रहे हैं, यानी हमें बचा रहे हैं, मानव प्रजाति को सुरक्षित कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस वीर गाथा के साथ आदरणीय कुलदीप उनियाल सर, आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया आप आएँ और आज की वार्ता आगे बढ़ाएँ। योगाहार परिवार के सभी अ, साथियों को मेरा ओम प्रणाम नमस्कार। काफ़ी समय बाद आज मुझे यहाँ पे मौका मिला है। कल दिनेश जी से मेरी बातचीत हो रही थी, तो दिनेश जी ने बातों ही बातों में मुझे यहाँ तक लिया है। बातों ही बातों में मुझे जो है यहाँ तक खींच लिया है वो। बात हमारी कुछ और हो रही थी, लेकिन वो बातचीत में उन्होंने मुझे मंच का आज का वक्ता बना दिया। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो है मुझे जो है पुनः इस मंच से जोड़ने के लिए जो है एक ऐसा मंत्र उन्होंने जो है मेरे ऊपर फेंका कि मैं दोबारा वापस मंच में आपके सामने आज मैं कुछ मुख्य बिंदुओं पे चर्चा करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो दिनेश जी का बहुत बहुत आभार। और रंजना जी काफ़ी समय से मुझे प्रेरित करती रहती हैं, कहती रहती हैं कि भाई आप आओ, लेकिन चाहते हुए भी कि मैं जुड़ूं, लेकिन जीवन के इस चक्र में काफ़ी परिस्थितियों से जूझते हुए मौका नहीं मौका जो है बहुत कम मिल पाता था। लेकिन आज कल दिनेश जी से वार्ता हुई तो लगा मुझे कि मुझे दोबारा से जो है इस मंच पे, क्योंकि ख़ास तौर पे 2 साथी मेरे जो इस मंच के जो 2 मुख्य सहयोगी हैं, उन्होंने जो है मुझे फिर से प्रेरित किया और मैं फिर दोबारा से जो है आपके सामने कुछ बातें जो हैं मतलब कुछ विशेषज्ञ बातें तो नहीं हैं, लेकिन एक चर्चा की बातें ज़रूर हैं कि हम इनमें चर्चा करें और इन बातों को हम निश्चित रूप से कुछ आकार दें और इसमें अगर हम कुछ आहुति दे सकें, कुछ योगदान कर सकें, तो ये बहुत महत्वपूर्ण आज की आवश्यकता है, ज़रूरत है आज की, कि जिसको हमें आज आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जो बात हम कह रहे हैं कि बीज, भाई इसका बीज बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बहुत समय से जो है इस पे लगातार मैं किसानों से जुड़ा रहता हूँ और किसानों से बातचीत करता रहता हूँ। बहुत जगह पे आना-जाना होता है। आजकल ख़ास तौर पे मैं उत्तराखंड में ही हूँ और उत्तराखंड के कुछ भागों में जाता रहता हूँ, तो किसानों से बातचीत होती रहती है और चर्चाएँ होती रहती हैं कि भई
आज हमारी मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं? अभी मैं कुछ समय पहले जो है कुछ दिन पहले जो है यहीं पे हरिद्वार ज़िले के भादराबाद ब्लॉक में कुछ किसानों के साथ बातचीत कर रहा था, तो वहाँ पे किसानों से बातचीत करते हुए जब हम ये सोच रहे थे कि भई किसानों के साथ जो है, उनके जो परंपरागत बीज हैं, उनके बीज के संरक्षण की बात करें, उन बीजों को बढ़ाने की बात करें, उन बीजों को हम ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की बात करें। एक बीज बैंक की हम वहाँ पे बातचीत कर रहे थे, तो पता चला कि वहाँ पे स्थानीय बीज है ही नहीं। किसानों के पास जो परंपरागत बीज है उनके, वो बीज जो हैं उनके पास अब जो हैं नामात्र के हैं। बहुत कम बीज बचे हुए हैं और वो पूरी तरह बाज़ार पे निर्भर हैं। बाज़ार से जो बीज आएँगे, उन्हीं से उनकी खेती चलेगी। उनके पास अपना कुछ भी जो है बचा हुआ नहीं है। तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात जो है हमारे सामने जब आई, तो हमने फिर किसानों से बातचीत करने की कोशिश की कि भई कुछ तो बीज आपके पास, कुछ भी किसी भी फसल का बीज तो आपके पास बचा होगा। तो बहुत कम जो मतलब हमारे पास कुछ फसलें थी जिनका मतलब हमारे पास 2-3 ही हमें बीज मिल पाए जो परंपरागत बीज थे लोगों के, जो अपने बीज थे लोगों के, जिनको वो पीढ़ियों से उगाते आ रहे थे। लेकिन अब वो बीज भी जो हैं खत्म होने के कगार पे हैं। तो ये आज एक हमारे पास चिंता की बात है, क्योंकि हम जो हमारा इकोसिस्टम है, बीज का इकोसिस्टम हमारा है, वो पूरी तरह जो है बाहरी निर्भरता पे चला गया है। हमारा वो इकोसिस्टम जो बीज का था, जो अपना बीज का सिस्टम था, वो सब खत्म होने के कगार पे आ गया और वो जो है अब हम पूरी तरह से बाज़ार के शिकंजे में हैं और बाज़ार पे हमारी निर्भरता लगातार बढ़ती जा रही है और बढ़ गई है, पूरी तरह से हम जो है बाज़ार पे निर्भर हैं। तो इस पे ये बहुत आज हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है और ऐसा ना हो कि अभी कुछ क्षेत्रों में ऐसा हुआ है और बहुत सारे क्षेत्र अभी ऐसे भी हैं जिनमें अपने बीज अभी भी लोगों के पास हैं। तो ऐसी स्थिति जो आज कुछ जगहों पे ऐसी स्थिति आ गई है हमारी कि जहाँ पे लोगों के पास अपने बीज बचे नहीं हैं, उनको ऐसे क्षेत्रों को देख के हमें जो है ये लगता है कि जिन क्षेत्रों में अपने बीज बचे हुए हैं, उन लोगों को प्रोत्साहित, प्रेरित करने की आज आवश्यकता है। उनको हमें पहचान दिलाने की आवश्यकता है और उनके काम को बढ़ाने की ज़रूरत है। उनके जो बीज बढ़ाने का उनका काम है, बचाने का नहीं, बढ़ाने का। मैं हमेशा से ही पहले से ही जो है मैं करीब 2002 से हम लोग जब पवन जी भी हमारे साथ थे, तो हम लोग राजमा के बीज को बढ़ाने की मतलब हम जो है बचाने की बात नहीं बल्कि बढ़ाने की बात कर रहे थे उस समय। तो हम लोगों ने काफ़ी मतलब जो है करीब 2000 किसानों के साथ जो है बीज बढ़ाने का एक जर्म प्लाज़्म को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की जर्म प्लाज़्म को राजमा की प्रजाति का, वो हम जो हैं उत्तरकाशी में जो है उसको बढ़ाने की बात कर रहे थे और हमने वहाँ से किसानों से क्विंटलों बीज उठाया और उसको यहाँ पे जो है यहाँ के किसानों को दिया और आज जो है स्थिति वहाँ की बदली हुई है। वहाँ पे आज बीज की प्रचुरता है और बीज वहाँ पे काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है। तो इस तरह के प्रयासों को आज बढ़ाने की ज़रूरत है। इस तरह के प्रयासों को अगर हम बढ़ाते हैं, तो हमारी बीज को बचाने के बजाय जो है बढ़ाने की मुहिम जो है हमारी शुरू हो सकती है और बीज की जो उपलब्धता है वो हमारी बनी रहेगी। आज ऐसी जब बहुत जगह पे जो है हमारे बहुत सारे ऐसे पॉकेट्स हैं मैं ख़ास तौर पे आज जो है हालाँकि पूरे देश में ऐसी स्थिति है, बहुत जगहों पे ऐसी स्थिति है कि कुछ लोग जो हैं इन बीज की मुहिम में बीज को बढ़ाने की मुहिम में लगे हुए हैं, कर रहे हैं इस काम को, वो अपने स्तर पे इसको बढ़ा रहे हैं और उसको बीज को जो है लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो ऐसी जगह पे जैसे मैं अगर ये कहूँ कि ख़ास तौर पे उत्तराखंड में, मैं उत्तराखंड की आज बात कर रहा हूँ, तो उत्तराखंड में जो है आपका उत्तरकाशी जनपद हो गया, चमोली जनपद हो गया, रुद्रप्रयाग जनपद हो गया, पिथौरागढ़ जनपद हो गया, बागेश्वर जनपद हो गया। इनमें अभी भी जो है बीजों की प्रचुरता है, उनके अपने बीज जो हैं लोगों के पास हैं, अभी उपलब्ध हैं बीज। तो एक मिनट, एक मिनट, डॉक्टर रोशनलाल भैया आप अपना माइक बंद कर दीजिए कृपया। रोशनलाल भैया जी, धन्यवाद जी। सर शुरू।
तो ऐसे जो हम आज की जो आपने जो इस जो हमारी आज की जो वार्ता है, इस वार्ता का जो आपने शीर्षक भी दिया है कि बीज वीरों की गाथा है हमारी। तो कल हम चर्चा करते हुए कहते कि भाई इसको क्या नाम दें, तो मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे जो ये बीज वीर हैं, जो बीज वीर जो आज बैठे हुए हैं, जो लोग जो अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो छिपकर काम कर रहे हैं अभी। मतलब उन छिपकर का मतलब ये कि उनकी कोई पहचान नहीं है अभी आज की डेट में, कोई उनको जो है उसके रूप में जानता नहीं है, लेकिन वो अपने काम में लगे हुए हैं। अगर हम कहें कि उत्तरकाशी जनपद के एक क्षेत्र है रवाई क्षेत्र, रवाई क्षेत्र में एक पूरी रामासिनाई घाटी है। रामासिनाई घाटी में बहुत सारे किसान जो हैं उसमें अपने बीजों को बचाने के बजाय बढ़ाने की मुहिम में लगे हैं। उनके बीज जो है दूसरी जगह पे भी जो है आज जो है प्रसारित हो रहे हैं, जा रहे हैं, लोग उनका उपयोग कर रहे हैं उन बीजों का। वहाँ पे एक धान का जो है, धान की जो है एक जो है उनके जो लाल धान है, उनका लाल धान जो है उसकी जो जो खास प्रजाति है, जिसकी बहुत विशेषता है, जिसकी बहुत मांग है, बाजार में भी मांग है और उसकी बहुत न्यूट्रिशस है वो। तो उस वैरायटी को जो है उन लोगों ने जो है उस प्रजाति को जो है बचाने के लिए जो है पूरे क्षेत्र में व्यापक स्तर पे उसको उगाया है। उगाने का मतलब ये है कि वो उसका बीज भी बना रहे हैं और उसके बीज को उन्होंने कहीं बाहर से नहीं ला रहे हैं, वो अपने में ही वो बीज वहाँ पे उपलब्ध है और लगातार बाहर भी जा रहा है। अन्य क्षेत्रों में भी वो बीज अब जो है जाने लग गया है। बहुत सारे लोगों ने वहाँ से बीज उठा करके, यहाँ तक कि कुछ विभाग भी जो है हमारे उत्तराखंड के, जैसे कृषि विभाग है, कृषि विभाग ने जो है उस बीज को अन्य क्षेत्रों में भी जो है प्रसारित करने की कोशिश की। कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो उसको भी प्रसारित कर रही हैं, वहाँ से बीज को लेकर के बाहर उसको तो अ, करीब जो हैं 100 किसान ऐसे हैं जो इन बीजों का उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं, इस बीज को बढ़ा रहे हैं। तो इन जो मैं तो कह रहा हूँ कि वो बीज के जो हैं वो बीजों को जो है फैलाने के लिए जो है उसको बढ़ाने के लिए जो है काम कर रहे हैं। तो उन पे आज भी हमें जो है काम करने की ज़रूरत है। उनको हमें जो है उनका दस्तावेजीकरण करने की ज़रूरत है, उनका डॉक्यूमेंटेशन करने की ज़रूरत है। उनको हम लिखिए, उनको पहचान दिलाएं और उनको बीज वीर के रूपों में हमें उनको जो है प्रस्तुत करने की ज़रूरत है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बैठे हुए हैं, जो ऐसा काम कर रहे हैं, जो ऐसी स्थिति, ऐसी विकट स्थिति से बचने के लिए कि आज हमारे पास बीज ही नहीं है अपना, हमें बाहर से बीज लाना पड़ रहा है। अभी मैं एक दूसरी जगह पे जा रहा था, तो दूसरी जगह पे हमने देखा तो वहाँ राजमा का बीज ही नहीं था। एक जगह पे ऐसा भी मैंने देखा कि हम एक राजमा की बीज का उत्पादन करने की बात तो वहाँ पे हम बढ़ा रहे थे कि वहाँ पे उत्पादन बढ़ाया जाए उसका राजमा का, लेकिन वहाँ का हमें जो है करीब 1 किलो बीज नहीं मिल पाया उस क्षेत्र में, जो वहाँ का पुराना राजमा था। तो हमें वहाँ से जो है इस तरह की स्थिति से बचने के लिए कि कहीं बीज ही नहीं मिल पाया हमें, तो ऐसे बीज वीरों की हमें जो डॉक्यूमेंटेशन करने की आज की हमें ज़रूरत है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो उत्तरकाशी का एक जो है दूरस्थ क्षेत्र है, आपका जो है मोरी ब्लॉक का। तो उस क्षेत्र में भी जो है राजमा उत्पादन के जो हैं, राजमा की जो खास प्रजातियों के वहाँ पे 4-5 प्रजातियाँ हैं राजमा की, 4-5 जर्म प्लाज्म हैं। उन जर्म प्लाज्म को संरक्षित करके बढ़ा रहे हैं, उनका उत्पादन को बढ़ा रहे हैं और उसको मार्केट में भी ला रहे हैं वो लोग। तो ये इस तरह के लोग जो हैं काम में लगे हुए हैं, लेकिन हम उनको आज भी जो है उनको पहचान नहीं दिला पाए, उनको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए हैं हम आज भी जो है वो आज भी हम यही बातें कह रहे हैं कि बीज हो रहा है हमारा, खत्म हो रहा है। लेकिन कुछ लोग जो हैं अपनी इस मुहिम में लगे हुए हैं, वो अपने बीजों का ही उत्पादन कर रहे हैं, न कि वो बाहर से बीज लाके कोई नया बीज ला करके अपने बीज को खोने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि वो जो है अपने बीज को ही बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी जगह पे हमारे जो हैं लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि ऐसे बीज वीर बैठे हुए हैं हमारे, बहुत जगह-जगह पे बैठे हुए हैं लोग। अ, चमोली ज़िले के घाट ब्लॉक में जो है भंगजीरा के जो हैं भंगजीरा के बहुत सारे उत्पादक हैं, जिन्होंने अपनी जो है स्थानीय प्रजाति को जो है, जो परंपरागत जो उनकी प्रजाति है, उसको व्यापक स्तर पे उसका उत्पादन कर रहे हैं। तो इस तरह जो है जगह-जगह पे हमारे लोग बैठे हुए हैं। तो कई क्षेत्र ऐसे हैं जिन्होंने अभी बाहर का बीज देखा ही नहीं, हमारे ऐसे भी जगह हैं ऐसी कि जिन्होंने बाहर का
जो बाज़ार का जो बीज है उसका वो उपयोग करते ही नहीं हैं। तो ऐसे लोगों ऐसे भी क्षेत्र हैं, मतलब ऐसे भी क्षेत्र हैं हमारे, तो उनकी हमें पहचान करने की ज़रूरत है आज की डेट में। और कम से कम हमारे पास ऐसे हज़ारों बीज दिख जाएँगे हमारे पास, जो बीजों का जो है, जो अपने बीजों का संरक्षण तो कर ही रहे हैं, साथ में उनको बढ़ा भी रहे हैं। उनको अपने स्तर पे जो है उनको अपने स्तर पे और लोगों तक भी बीज की पहुँच बढ़ा रहे हैं, और उन बीजों का जो उत्पादन क्षेत्र है उसको वो उस खेती का, उस फसल का जो है उत्पादन क्षेत्र भी बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे लोग जो हैं बहुत जगह पे ऐसे हैं। अगर हम ख़ास तौर पे देखें तो बागेश्वर जनपद एक हमारा ये है कि वहाँ पे हमारा एक काला भट्ट होता है, काला सोयाबीन जिसको हम कहते हैं। उसकी ख़ास प्रजाति है, वो व्यापक स्तर पे उसका जो है व्यापक स्तर पे उसका उत्पादन हो रहा है। वहाँ पे इन प्रजातियों को वो लोग जो हैं उसकी जो है विभिन्न और 3-4 जो है जर्मप्लाज़्म हैं, उन 3-4 जर्मप्लाज़्म को जो है उन लोगों ने आज तक जो है खोया नहीं है, बल्कि लगातार उसको जो है बढ़ाए जा रहे हैं और बाज़ार में भी उसको उपलब्ध करवा रहे हैं। तो ऐसे ही एक गेहूँ का क्षेत्र अगर हम देखें तो गेहूँ के क्षेत्र में भी जो है, गेहूँ के भी बहुत सारे क्षेत्र हैं। टिहरी जनपद का एक जो है भिलंगना ब्लॉक है, उस भिलंगना ब्लॉक में गेहूँ की जो उनकी अपनी परंपरागत जो जर्मप्लाज़्म हैं, उनको वहाँ के किसानों ने आज भी बचा के रखा हुआ है, आज भी बढ़ा के रखा हुआ है, और वो आज भी जो है भारी निर्भरता पे। तो मेरा कुल मिला के कहना है कि हमें इन बीजों के संरक्षण पे, बीजों के जो संरक्षण की जो हम बात करते हैं, मैं तो इसको कहता हूँ कि इसको हमें बीज की जो है बीज को संरक्षण के बजाय हम उसको बढ़ाने के लिए जो लोग काम में लगे हुए हैं, उनको पहचान दिलाने के लिए आज हम काम करें। उनको जो है हम उनको उनका डॉक्यूमेंटेशन करें, उनका प्रॉपर हम जो है उन लोगों को जो है उन लोगों को एक प्लेटफ़ॉर्म दें, और उनको एक हमें एक तरह से हमें उनको जो है उनको एक पहचान दिलाने की आज आवश्यकता है। और इसको लगातार हम जो है इस पे अगर हम जो है एक व्यापक योजना बना करके कुछ विभाग इसमें करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भारत सरकार ने एक सहकारिता बनाई है, जो बीज जो राष्ट्रीय स्तर पे बीज को बढ़ाने के लिए काम करेगी। तो जैविक बीजों को बढ़ाने की बातचीत कर रही हैं। तो वो लगातार इसमें कोशिश में है कि इसको हम जो है एक प्लेटफ़ॉर्म दें, ऐसे लोगों को पहचान दिलाएँ, ऐसे लोगों के लिए काम करें। तो ये मुहिम मुझे लगता है कि हो सकता है कि अगर ये ज़मीन में उतर जाती है, हालाँकि अभी ये ऊपरी सतह पे है, अगर ये ज़मीन में उतर जाती है तो इसमें काफ़ी जो है बल मिलेगा, और उस जो ब वो योजना है, उस योजना का उसकी जो कल्पना है, जो उन्होंने जो कल्पना की है, वो कल्पना ये है कि हम अपने फसलों को, उन बीजों को बढ़ा करके इनको हम एक्सपोर्ट तक करेंगे, मतलब उन फसलों को हम एक्सपोर्ट करेंगे, जो हमारी परंपरागत जो फसलें हैं, जो जहाँ पे जिस पॉकेट्स में है, देश के जिस पॉकेट्स में भी हैं, वहाँ पे जो है हम उन फसलों का प्रोडक्शन बढ़ा करके, जो हमारे खास अपने परंपरागत जर्मप्लाज़्म है, उनका प्रोडक्शन बढ़ा करके उनको हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो उस योजना पे वो काम कर रहे हैं बड़ी जोर। अभी उस धरातल में उतरी नहीं है, लेकिन उसमें अभी ऊपरी स्तर पे चर्चा हो रही है, उसमें बातचीत हो रही है। तो ये मुझे लगता है कि ऐसी मुहिमें जो हैं, ऐसी योजनाएँ जो हैं, हमारे इन बीज-बीरों को पहचान दिला सकती हैं, और ख़ास तौर पे हमारे स्तर पे जो हम कर सकते हैं, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि योगाहार मंच भी इसमें जो है अपनी भूमिका अदा कर सकता है। योगाहार मंच इसमें अपने स्तर पे एक योजना बना सकता है, और अपने जो हमारे लोग बैठे हुए हैं, जगह-जगह पे योगाहार मंच के जो सदस्य बैठे हुए हैं, वो ऐसे क्षेत्रों की पहचान करके उन लोगों को अगर हम अपने स्तर पे उनका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, उनका जो है उनके कामों को हम उजागर करते हैं, तो अगर हम एक संग्रह इस तरह का निकालते हैं, एक संग्रह जो है इस तरह के लोगों के, अगर हम 100 बीज वीरों की कथा भी अगर हम जनता के सामने लाते हैं, जन सामान्य के सामने लाते हैं, या जो हमारे वैज्ञानिक हैं या जो हमारे शासन है, उन लोगों के सामने अगर हम ये लाते हैं, तो इसको जो है हम इसको हवा दे सकते हैं। हम ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा योगदान अगर ना भी कर सकें हम, तो हम उस चीज़ को हवा दे सकते हैं कि अपने बीजों को बचाने की मुहिम जो है, अपने बीजों को बढ़ाने की जो मुहिम है, उनको हम जो है
अपने स्तर पे भी हम जो है हम अपना योगदान दे सकते हैं। तो मैं आज मतलब मेरा मुख्य मकसद ये था कि मतलब मैं बजाय कि कोई आपको कोई नई नई बात इसमें कुछ भी नहीं है। जी, मैं ये चाहता जी, हूँ जी आदरणीय। ये नई बात नहीं है, और जो बात है वो पुरानी बात है, और पुराने बीजों को, परंपरागत बीजों को, देसी बीजों को आगे बढ़ाने की बात है। और जब हम देखते हैं कि बीज संकट में है, उसी तरह से जिस तरह से हमारी जीव संकट में है, उसी तरह से बीज भी संकट में है। लेकिन आपने एक आशा जगाई है कि उत्तराखंड में ऐसे बीज हैं जो कि अपने बिना किसी मंच पे, बिना किसी शोर शराबे के लगे हुए हैं संरक्षण करने में, और उनको आगे बढ़ाने में भी। आगे बढ़ाने पे ही आपने जोर दिया कि उसका उत्पादन कर रहे हैं। तो 2 प्रश्न बनते हैं कि ऐसे वीर योद्धाओं को, बीज योद्धाओं को कैसे हम इस मंच पे ले आएँ? पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि उत्तराखंड तो वो भूमि रही है जहाँ से बीज बचाओ आंदोलन आगे आया, और ऐसे बीज योद्धाओं को हम फिर कैसे नहीं ले पाए आगे? ये भी एक जटिल प्रश्न है, और एक भी ज्वलंत प्रश्न है कि जब बीज बचाओ आंदोलन की इस भूमि से बीज योद्धाओं का कहीं लोपीकरण हो गया है, वो विलुप्त हो गए हैं या दिख नहीं रहे, अगर हैं तो कहाँ हैं? ये प्रश्न भी आपके समक्ष है आदरणीय। जी। अ, जो हमारे ये इन क्षेत्रों में जो बीज बीज की बचाने बीज बढ़ाने की मुहिम में लगे हुए हैं, अभी हम जो लगे हुए हैं, हम बीज बचाने के मुख्य उद्देश्यों में लगे, मुख्य जो हमारा जो दृष्टि है, जो हमारी दृष्टि पड़ती है, वो ये हमारी दृष्टि उस ओर जाती है कि बीज बचाने में कौन लोग लगे हुए हैं, बीज बचाने में कौन से लोग लगे हुए हैं। तो हमारी दृष्टि उस पे है ये आज की डेट में। और इस चक्कर में जो है हम जो बीज बचाने की मुहिम में लगे हुए हैं, बीज बढ़ाने की मुहिम में लगे हुए हैं, वो उन पे हमारी नज़र जा ही नहीं रही है, उनको हम देख ही नहीं पा रहे हैं। तो बीज बचाने वाले तो हैं हमारे बीच में, जिन्होंने इस मुहिम को जो है बल दिया है और इसको एक स्थान दिया है, उसको एक प्लेटफॉर्म दिया है। तो वो लोग तो हैं हमारे बीच में, उन लोगों ने ये विचार तो जो है उन लोगों का है कि हमें बीज को संग्रहित करना है, बीज को जो है संरक्षित करना है, अपने बीज को, इस बीज को खोने नहीं देना है। तो ये खोने देने की स्थिति में तो जो बीज जो बचाने की मुहिम में लगे हुए हैं, वो तो लोग तो आज दिख रहे हैं हमको, कुछ कुछ लोग हमें दिखते हैं, लेकिन जो व्यापक स्तर पे जो इस काम को, बीज बचेगा कैसे, सवाल इस बात का कि बीज बचेगा कैसे। बीज बचाने के लिए तो जो आपको उनको तैयार करना होगा, उनको बड़े स्तर पे उगाना होगा, उनको जो है तो जो बड़े स्तर पे उगाने में लगे हुए हैं जो लोग, उनको अभी पहचान नहीं मिली है, उनको उनकी तरफ कोई दृष्टि किसी ने डाली नहीं है। तो बहुत सारे जो आज मैं ये कह रहा हूँ कि अगर चरधान जो है, चरधान जो वो पुरोला क्षेत्र का, जो रामासिराइन क्षेत्र का जो चरधान है, उस क्षेत्र में वो आज भी क्यों विद्यमान है, क्यों वो कम नहीं हुआ, क्योंकि क्यों उसकी जो है जो उत्पादन कम नहीं हुआ, और क्यों बढ़ता ही जा रहा है, और क्यों उसके नए और भी पॉकेट्स बन रहे हैं, और भी पॉकेट्स में लोग उसको उगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इसीलिए हुआ है क्योंकि वो बीज उन लोगों ने अपने यहाँ पे उस क्लस्टर पे उस फसल को बढ़ाया है, न कि उसके बीज को उन्होंने जो है उन्होंने बचाने के बजाय बढ़ाने पे ज़्यादा जोर दिया। उन्होंने कहा इसको बचाना नहीं, बचाने के लिए तो ये है कि उसको छिपा के रखो। उन्होंने छिपा के नहीं रखा उसको उन्होंने उसको बढ़ाया, मतलब उसको उन्होंने व्यापक स्तर पे बढ़ाया, और पूरे क्षेत्र को जो है, उसका क्षेत्र जो उत्पादन क्षेत्र है, उसका उत्पादन क्षेत्र को बढ़ाया। तो ऐसे लोग हैं, क्योंकि हो सकता है कि बीज बचाने वाला आपको एक मिले, लेकिन बीज बढ़ाने वाले हो सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो बीज बढ़ा रहे हैं, जो इस मुहिम में लगे हुए हैं, जो इसको जैसे अगर मैं उत्तरकाशी में, जो मैं रामा समाज क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे एक किसान है हमारे युद्धवीर सिंह जी रावत, वो पहले भी हमारे इस मंच में आए हैं, और वो लगातार इसमें किसानों में अलग जगाते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं कि भाई इस बीज को खोने नहीं देना, इस बीज को बढ़ाना हमको, इस बीज को हम कैसे जो है जो है मतलब इस बीज की हम जो है गुणवत्ता पे भी हम ध्यान रखेंगे, इस क्वालिटी पे भी ध्यान रखेंगे, और इसको जो है हम इसके क्षेत्र को भी बढ़ाने के लिए हमें प्रयास करने होंगे।
तो लगातार, जबकि वहाँ पे सब्जी उत्पादन की पूरी बेल्ट है, लेकिन उन्होंने उसको, उसके स्थान को, जो उसका स्थान था, उसके स्थान को कम करने के बजाय जो है बढ़ाया। सब्जी से उसको घेरा नहीं, बल्कि जो है उसको बढ़ाया है। सब कुछ क्षेत्र उन्होंने ज़रूर जो है, जब असर कैश क्रॉप्स का आ गया था, तो उन्होंने जो है, और आज उनकी जो है कैश क्रॉप्स जो है, ये लाल चावल बन गया है, जो उनका लाल धान है, चर धान जिसको बोलते हैं वो, ये आज उनका जो है कैश क्रॉप बन गई है एक तरह से, पूरी तरह से कैश क्रॉप है। और इससे वहाँ पे बड़े स्तर पे पैसा आ रहा है, उनको बहुत अच्छे पैसे उसके मिल रहे हैं। तो ऐसे लोग जो हैं, जो अपने क्षेत्रों में लगे हुए हैं, जो जैसे राजमा की बेल्ट है, तो राजमा की बेल्ट में कुछ किसान ऐसे जो इस मुहिम में लगे हुए हैं कि भाई ये बीज बाहर से ना आए, बजाय कि हमें इसकी किसानों की संख्या और क्षेत्र बढ़ाना है इसका। इसका क्षेत्र बढ़ाएंगे हम, तो ये बीज हमारे पास अपना आप ही बचा रहेगा, बल्कि हमारे पास होगा, इसकी उपलब्धता हमारे पास होगी। तो इस तरह के लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो उनको पहचान दिलाने की जरूरत है हमको। हमें हो सकता है कि बीज बचाने वाला हमने 2-3 पहचान लिए हों, लेकिन जो बीज बचाने की मुहिम में लगे हों, उनको हमने पहचान लिया हो, लेकिन जो बीज बढ़ाने की मुहिम में लगे हों, उनको नहीं पहचान पा रहे हैं हम लोग। तो जो बीज बढ़ाने की मुहिम में लगे हुए हैं, उनको पहचानने की ज़रूरत है आज के दिन। उनको कैसे पहचानें, उनके लिए मानक हम जो है तय करें कि भई ये बीज बढ़ाने वाले लोग कौन से हैं। इनको जो है इनको हमें पहचान करनी है, इनको आइडेंटिफ़ाई करना है, और इनको और जो है हमें शक्तियाँ देने की ज़रूरत है। उनको शक्तियाँ की मतलब उनको, वो हनुमान एक तरह से, उनको हनुमान की ताकत उनको जो है, और हमें जो है मतलब उनको बताना है कि भई आप हनुमान, आप तो कर रहे हैं ये काम को ऑलरेडी, तो इसको और व्यापक स्तर पे कैसे किया जा सकता है। तो इस तरह से हमें जो है, बहुत सारे लोग हैं इसमें, मेरे पास बहुत सारे नाम तो मैं खुद भी जानता हूँ, बहुत सारे लोगों के, किसानों के नाम बहुत जानता हूँ, जो लोग इस मुहिम में लगे हुए हैं। तो इनको डॉक्यूमेंट करने की आज आवश्यकता है, और इसके लिए एक मंच हमें ज़रूर चाहिए, एक ऑर्गेनाइज़ेशन हमें चाहिए, कि जो ऑर्गेनाइज़ेशन इस मुहिम को जो है, बजाय कि इसको व्यक्तिगत रूप से, इसको हम जो है व्यापक रूप में इसको देखें, कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन इसको रूप दे और इसको आकार दे, और इसमें काम करने के लिए हम थोड़ा-सा प्रेरित हों, और इसको हम आगे बढ़ाएँ। तो ये निश्चित रूप से जो है, जो आपका कहना था कि ये कहाँ छिप गए हैं, कहाँ दिख क्यों नहीं रहे हैं, तो इनको आज हमें वही है कि हम देख नहीं पा रहे हैं, कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जो बीज बढ़ाने के बहुत सारे मुहिम में, बहुत सारे बीजों की जो मुहिम में लगे हैं, बढ़ाने की मुहिम में लगे हुए हैं, उनको हमें आज पहचानने की आवश्यकता है। चाहे वो राजमा का बीज हो, चाहे धान का बीज हो, चाहे वो गेहूँ का बीज हो, चाहे वो उड़द का बीज हो, चाहे यहाँ का तोर, जिसको हम अरहर बोलते हैं, यहाँ पे वो तोर जो है निश्चित रूप से संकट में है। मंडुआ है, झंगोरा है, ये इन इन सब के बीज आज भी कुछ पॉकेट्स में बचे हुए हैं, अब कुछ पॉकेट्स इसमें कर रहे हैं, जो लोगों ने छोड़ा नहीं है। उनकी प्रजातियाँ आज भी जो हैं काम कर रही, मतलब हैं, मतलब जो आज भी उनकी प्रजातियाँ ज़मीन में हैं, और उनको बढ़ाने की ज़रूरत है। चाहे वो, ये सब प्रजाति हैं जो खोने के कगार पे आ गए थे, लेकिन लोगों ने वहाँ पे वो पॉकेट्स डेवलप किए हैं, और उन पॉकेट्स को उन्होंने उस बीज को बढ़ा रखा है। करने की ज़रूरत आज ये है कि जिन पॉकेट्स में हो रहा है, उन पॉकेट्स से हमें बीज प्रमोट करना है, बीज प्रोडक्शन का काम करना है। बीज प्रोडक्शन के काम को हमें, फिर वो बीज को औरों तक उपलब्ध करवाना है, और लोगों तक और क्षेत्रों तक उपलब्ध कराना है, और जहाँ पे उनके लिए सूटेबल है जलवायु, वहाँ पे उनकी उत्पादन बढ़ाने की ज़रूरत है। तो वो ये काम आज करने की ज़रूरतें हैं। तो इसको हम जो है इसको करने की ज़रूरत, जो मुझे आज महसूस हुई, जो हम कल चर्चा कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि इस बात पे हमें ज़रूर चर्चा करें हम। आज मैं समझता हूँ कि मैं इस सेशन में जो है, बजाय इसको एक तरफ़ा करने की, बजाय इसमें हम चर्चा करें कि कैसे इन चीज़ों को बढ़ाया सकता है, और हमारे विभिन्न क्षेत्रों में जी, कहाँ-कहाँ पे ऐसे पॉकेट्स हैं, जिनको हम जो है इसको जो है बढ़ा सकते हैं। इसको क्या आकार हम क्या आज इस सेशन में दे सकते हैं, कि हम जी। इसको के माध्यम से कैसे। जी, जी, निश्चित ही आदरणीय। आपने बताया कि जो बीज बचाने की बात अलग है, बीज दिखाने की बात अलग है और बीज बढ़ाने की बात अलग है। है तो एक ही प्लेटफ़ॉर्म है, लेकिन हमने बीज बचाने वालों को देखा है, बीज दिखाने वालों को देखा है और बीज बढ़ाने वालों को देखा है। निश्चित में जो बचाने और दिखाने से आगे बढ़े, उन्होंने बीजों को बढ़ाया है और उस आशा के साथ अपनी बात रखी है, जिससे हमें खूब ऊर्जा मिलती है कि हम बीज बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर हमने बीजों को अपने एक बोतल बंद करके अपने घरों में रख दिया और हमने कहा हम बीज बचा रहे हैं, तो निश्चित ही कोई एक दो व्यक्ति ही बचा सकेंगे।
लेकिन जब इनका प्रसार करने के लिए गाँव-गाँव, घर-घर में, खेत-खेत में बढ़ाने की बात हम करें, तो निश्चित ही बीजों का बढ़ना स्वाभाविक है। और इसी क्रम में आपने चढ़धान की बात की, आपने राजमा की बात की, रामदाना भी कहीं न कहीं आता है, जख्या और भंगजीरा की बात आपने की। और इसी क्रम में मैं कल और परसों कब लगभग मैंने 24 लोगों से बात की जो कि इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उनके माध्यम से भी यही बात लगभग सामने आई कि बीज दिखाने की बात अलग है और बीज बढ़ाने की बात अलग है। तो बीजों को बढ़ाने वालों की कैसे पहचान हो और उनको प्लेटफ़ॉर्म दिया जाए और कैसे हम योगाहार के माध्यम से इस मुहिम को आगे बढ़ाएँ, ये बिंदु आपके माध्यम से एक सर्जन जैसा एक नई संरचना आपने पेश की है। तो इसी बीजों की नव संरचना को जब मैं देखता हूँ, तो आपके माध्यम से मैं आदरणीय पवन कुमार सर से आह्वान करता हूँ कि कृपया इस बीज वार्ता में आप आइएगा और अपना मार्गदर्शन दीजिए। शायद आदरणीय पवन कुमार सर तक मेरी जी, जी, आवाज़ गई। जी। जी, जी, जी। जी, दिनेश जी धन्यवाद। बहुत सुंदर आज की चर्चा। उनियाल जी का बहुत दिनों बाद पुनः स्वागत है और उन्होंने जो हमने पूर्व में कई वर्ष पूर्व जो राजमा बीज के आदान-प्रदान के ऊपर जो कार्य किया था, उसको आपने आज प्रकाश डाला। बहुत सुंदर कार्य था, बहुत सुंदर अनुभव था और निश्चित रूप से उस कार्य में बहुत सारे जो हमारे कृषक थे, उनको अपने उत्पादन में वृद्धि देखने को मिली और ये चीज़ बहुत अभी भी हमारे देश में जो सीड रिप्लेसमेंट की बात करते हैं, उसका जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। उसके लिए मैं डॉक्टर रोशन लाल से भी अनुरोध करूँगा कि वो भी इस विषय पर सीड रिप्लेसमेंट रेट जो वैज्ञानिक रूप से जिसको माना जाता है, उसकी अब वर्तमान में क्या स्थिति है। तो जहाँ तक है बीज के संरक्षण और हम विशेषकर बातचीत कर रहे हैं अपने परंपरागत और देसी बीजों के संरक्षण के ऊपर। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो भी हमारे पास अभी अनुभव आए हैं इस मंच के माध्यम से, उनमें से कई का यहाँ पर प्रस्तुतिकरण भी हुआ है और आने वाले दिनों पर ऐसे और लोगों का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, जिन्होंने केवल परंपरागत और देसी बीजों को और वो भी जैविक तरीके से संरक्षित करने का प्रयास किया है। तो इस विषय पर जो हमारे बीज उत्पादन करने वाले हैं या बीज का जो विस्तारीकरण करने वाले साथी हैं, उन लोगों को क्योंकि इसमें ये सीड उत्पादन का कार्य बहुत टेक्निकल काम है, तो कुछ फसलें ऐसी हैं जिसमें हम कार्य आसानी से कर सकते हैं और कुछ कार्य ऐसे हैं, कुछ बीज ऐसे हैं, कुछ फसल ऐसे हैं जहाँ बीज उत्पादन में कठिनाई होती है। इस विषय पर भी डाला जाए कि कार्य आसानी से हो सकता है, जो काम आसानी से विस्तारीकरण हो सकता है, उसको आगे बढ़ें और जो काम करने में कठिनाई है, उत्पादन के कार्य में, उसको के बारे में हम इस तरह से भी सेग्रीगेट कर सकते हैं। जब हम ये चिंतन कर रहे हैं, उसको सारे चिंतन को एक डॉक्यूमेंट के रूप में आने वाले समय पर इसका प्रस्तुतिकरण भी किया जाएगा। तो इन चीज़ों के ऊपर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी और सामाजिक दृष्टिकोण से भी इस चीज़ को अगर हम समझने का प्रयास करते हैं, तो जो चीज़ें आसान हैं, उसको आसान चीज़ों को और विस्तारीकरण करने के ऊपर एक मार्गदर्शन मिल जाएगा और जो चीज़ें कठिन हैं उसको सरल बनाने की तरफ हमें मार्गदर्शन मिल सकता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अनुरोध करना चाहता हूँ कुलदीप जी से भी और उसके बाद डॉक्टर रोशन लाल जी से भी कि वो इस विषय पर अपना मार्गदर्शन दें और सुझाव दें कि इसको आगे हमें क्या करने की ज़रूरत है। जी, धन्यवाद। जी, धन्यवाद आदरणीय।
जी, आदरणीय रोशनलाल सर। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। सदन को पुनः एक बार सादर प्रणाम। आदरणीय पवन सर, उनियाल साहब, अ, सर ने मुझे सम्मान दिया। चूँकि जैसे ये जो कॉन्सेप्ट उनियाल साहब ने, आप लोगों ने जो वो किया कि बीज बढ़ाओ, ये बहुत सुंदर है, क्योंकि अभी तक हम बीज बचाव की बात कर रहे हैं। जो ज़्यादातर चर्चा होती है बीज बचाव की, तो अगर हम बढ़ाने की बात करते हैं तो वो जो बचाव वाला जो भाव है वो एकदम खत्म हो जाता है, और वो निश्चित रूप से हमारा जो सिस्टम है, ये बीज का जो इकोसिस्टम उसको सपोर्ट करेगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि हम बचाव करने की बजाय बढ़ाव करें, तो उसकी इकोनॉमी अच्छी होगी, क्योंकि जहाँ पे अर्थशास्त्र होगा, क्योंकि आर्थिक जो आधार है वो सारी, मतलब कृषि कहें या जो भी कोई कहीं भी कोई उद्योग हो रहा है, उद्यम हो रहा है, तो उसका आधार है आर्थिक। तो आर्थिक आधार अगर कहीं बन जाता है तो निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति उसकी ओर आकृष्ट होता है। तो निश्चित रूप से बीज बढ़ाओ एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है बीज बचाने के लिए, क्योंकि बढ़ाव में अपने आप बच जाएगा वो। तो हम ये मुहिम आगे बढ़ती रहे, और निश्चित रूप से इसमें प्रयास आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, और हम भी इसमें जहाँ तक बन पड़ेगा आगे ये इस कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे, क्योंकि मैं बचाव हम भी करते हैं, पर ये बढ़ाव वाला कॉन्सेप्ट बहुत सुंदर है। और निश्चित रूप से उत्तराखंड की जो धरती है वो हमेशा नए नए कॉन्सेप्ट को जन्म लेती है, चाहे बहुगुणा साहब ने चिपको आंदोलन चलाया हो, तो सब बड़े देवभूमि यूं ही नहीं है। तो सभी को सादर प्रणाम, वंदन। ये मुहिम आगे बढ़े, यही कामना। जी जी, जी, निश्चित ही ये सभी चहुँ दिशाओं में जिस तरह से आदरणीय मोदी जी ने नारा दिया था, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, उसी महत्व का विषय है कि बीज बचाओ, बीज बढ़ाओ, ताकि हमारा भोजन भी निश्चित ही सुरक्षित रहे, हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। और इसी क्रम में अगर आदरणीय उनियाल जी कुछ कहना चाहें? जी। जी, अ, मुझे लगता है शायद कैसे हमारे मंच में श्री प्रहलाद कुशियारी जी भी शायद जुड़े हुए जी, हैं। जी, आदरणीय प्रहलाद कुशियारी जी, जब हम बात करते हैं बीज बढ़ाने की, तो उनसे जब वार्ता हुई और जब ज्ञात हुआ कि वो भी कई किसानों के साथ इस मुहिम में आगे लगे हुए हैं, तो कुशियारी जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है योगहार के इस मंच पर। और आप संक्षेप में परिचय दें, क्योंकि आपका दिन दूसरा निर्धारित किया गया है, लेकिन आप संक्षिप्त में परिचय भी दें और ये भी बताएँ कि वास्तव में हमारे पास कितने ऐसे बीज वीर होंगे, बीज रक्षक होंगे, जो बीजों को आगे बढ़ा रहे हैं? आदरणीय कुशियारी। जी, जी, नमस्कार, नमस्कार सर। मैं प्रहलाद कुशियारी हूँ, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के कपकोट ब्लॉक में हम लोग इस कार्य में लगे हुए हैं और विगत 10 से 12 साल से हम लोग जो है परंपरागत बीजों के ऊपर उसको जैविक तरीके से उगाने के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। लगभग हमारे पूरे क्षेत्र में लगभग 200 से 250 काश्तकार ऐसे हैं जो हमारे जो परंपरागत बीज हैं उनको बचाने के लिए काम कर रहे हैं, जैसे मडुआ है, झुमोरा है, राजमा है, धान की कुछ किस्में हैं, तो इस तरीके से हम लोग उनके साथ काम कर रहे हैं। जी। जी, और ऐसे ऐसे कितने किसान होंगे कि जिन्होंने बीजों को आगे बढ़ाया है, या जब आप उनको देखते हैं तो उनके हाथों से बीज अलग-अलग जगह पे गए हैं, या किसान उनके यहाँ जाते हैं, उनसे बीज लेते हैं और बीज अन्य नए किसान तैयार होते हैं बीज बढ़ाने वाले? जी, करीब हम लोग बात करें तो 10 गांव से करीब 150 काश्तकार ऐसे हैं जो बीज परंपरागत बीजों को इस तरीके से जैविक तरीके से उगा रहे हैं, उन्हीं से लोग आगे खरीद के ले जाते हैं और बहुत अच्छे काश्तकार हैं। जी, जी। धन्यवाद। अन्य आदरणीय सदस्य कोई प्रश्न रखना चाहें तो कृपया
हैंड रेज करें, क्योंकि बीजों की बात पूरे देश के लिए है और हमारे सभी प्रदेशों के प्रतिनिधि इस मंच पर हमेशा होते हैं। तो आपसे निवेदन कि कृपया हैंड रेज करिएगा और आपके प्रश्न हों या सुझाव हों तो इस बीजों की इस गंगा को हम कैसे आगे बढ़ाएं। आदरणीय दुर्गा जी, आपका हैंड रेज है, कृपया। जी ओम सभी को प्रणाम। मैं चाह रहा था जी आदरणीय सर से कि जो लाल धान की बात कही थी, तो लाल धान किस प्रकार का होता है और ये उपलब्धि कैसा हो पाएगा, इस पे थोड़ा सा विचार चाहता मतलब। ओम। हाँ जी। ये जो लाल धान है ये एक विशेष जो जो एक विशेष किस्म की प्रजाति है। ये बिल्कुल लाल रंग का होता है, बिल्कुल लाल रंग है इसका। और इसको जो है ये एक तरह से जो है कहते हैं कि इसको डायबिटिक लोग भी जो है इसको आराम से खा सकते हैं, उनको कोई नुकसान इससे नहीं होता है। और ये पाचन में भी जो है बहुत सुपाच्य है। और ये जो है उत्तरकाशी जनपद के एक खास बेल्ट है, रवाई क्षेत्र में, रामासिनाई, उस बेल्ट में ये प्रचुर मात्रा में उगाया जाता है। और इसका बीज उपलब्धता के लिए जो है मैं कुछ लोगों के नंबर आपको दे सकता हूँ, जिसमें जो है आप उनसे संपर्क करके ले सकते हैं मतलब उनका बीज, जो मतलब उसका बीज जो है आप अपने लिए मंगा सकते हैं। या उनसे अगर कहीं पे उपलब्ध है, देहरादून में उपलब्ध है, तो हम भी आपको उपलब्ध करवा सकते हैं, यहाँ से भेज सकते हैं। इसके लिए जो है हम व्यक्तिगत वार्ता करके ये आप तक पहुँच सकता है। जी जी इसका पौधा लाल होता है कि हरा होता है, मतलब ये चाह रहा था मैं। पौधा तो इसका हरा ही होता है, पौधा तो हरा ही होता है, लेकिन इसका बीज लाल होता है। जी मैं चाह रहा हूँ जी कि कहीं लाल कलर का जो पौधा पहले आता था हम लोगों के इसमें 10-20 साल पहले, तो वो पौधे वाला धान कहीं मिल जाए तो थोड़ा सा मैं मतलब संपर्क में आना चाहता हूँ मतलब। जी जी, निश्चित ही जो यानी कभी कभार ये भी मिलता है कि हमारी जो बहुत सारे ऐसी प्रजातियां हैं, अगर धान की ही कहें, कि उनका कुछ कुछ कलर थोड़ा काला, थोड़ा बैंगनी, थोड़ा लाल, इस तरह से भी होता है। और विगत दिनों हमने जब सुदामा जी साहू उड़ीसा यहाँ पे आए थे, मंच पे आए थे, तो उन्होंने बहुत सारी वैरायटी इस तरह की उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो आप को उनका संपर्क हम देंगे, तो आप अवश्य उनसे जुड़िएगा। जी जी वो आदरणीय राकेश गौर जी का हैंड रीच है। जी, आदरणीय राकेश गौर जी, कृपया। ओम जी, सदन में सभी को सर मैं ये पूछना चाह रहा था, क्योंकि राजमा का भी आपने जिक्र किया थोड़ी देर पहले, तो राजमा की खेती हमने पहले की थी, आज से 4-5 साल पहले। तो हमारे यहाँ राजमा में बहुत ज्यादा फंगस की समस्या आ रही थी, मतलब उस समय राजमा का पौधा ज्यादा अच्छे बढ़वा भी नहीं कर पाया और ना ही अच्छा उत्पादन मिला। फिर दूसरी साल से फिर हमने उसको नहीं हुआ है, तब से हमें ऐसा लगा कि अपने यहाँ शायद होती नहीं होगी राजमा की वैरायटी, या कोई वैरायटी विशेष होगी, तो तब से फिर बंद कर दिया था हमने। तो हमें थोड़ा सा बताएं कि ये हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में हो सकती है क्या, नर्मदापुरम जिले में? जी, राजमा के लिए जो जैसे आजकल जो है, आजकल आप राजमा को लगा सकते हैं। राजमा का वैसे टाइम जो है आपके यहाँ पे जो है, आपके यहाँ के लिए अगर आप उसको जनवरी में लगाते हैं, आप उसको जनवरी में अगर आप उसको लगाते तो ज़्यादा बेहतर होता। अब ये था कि आपने कब लगाया था, वो कब आपने उसकी मतलब बिजाई की थी, कब वो आपने सर उसकी। नवंबर में की थी सर, नवंबर में। हाँ, तो हो सकता है कि उसका जो टाइमिंग है आपके लिए जो है ये जो है जनवरी और जो है जनवरी और फरवरी का पहला पखवाड़ा जो है, ये जी आपके लिए उपयुक्त हो सकता है, क्योंकि इसमें जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है उसको फेवर करेंगी। अगर आप पहले लगाएंगे तो हो सकता है कि वो ठंड के मारे जो है वो जो है ख़त्म हो गया हो, उसमें जो बीमारियां पकड़ गई हों। तो ये जो है आपको अगर जनवरी या फरवरी के महीने में उसको अगर आप लगाएंगे तो ज़्यादा उपयोगी होगा, ज़्यादा जो है, क्योंकि मैंने देखा है कि इन जगहों पे जो है, जहाँ पे जो जैसी आपकी क्लाइमेटिक कंडीशंस है, ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशंस के क्षेत्रों में ये जनवरी फरवरी में ही लगाया जाता है, और आजकल लोग उसको लगा रहे हैं। ये प्रथम पखवाड़ा जो है इसके इस माह के
प्रथम पखवाड़े तक आप इसको लगा सकते हैं आराम से। आप इस बार एक बार देखिएगा तो मतलब मुझे लगता है कि आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। और जहाँ तक फंगस का है तो सब फंगस का तो ट्रीटमेंट के लिए जो है आप उसको जाना पड़ेगा। जो आपकी जैविक ट्रीटमेंट हैं, आपकी सॉइल को जो है ट्रीट करना पड़ेगा, या आपको बीज में भी हो सकता है कि बीज में भी फंगस हो सकता है, तो बीज को भी कैसे आप जो है फंगस मुक्त कर सकते हैं, उसकी जो है बीज उपचार आप जो है उसका अगर करेंगे उपयोगी जो नियमित तरीके से, तो मुझे लगता है कि जो है वो आप सफल होंगे निश्चित रूप से। आप एक बार दोबारा से अगर आप जो है जनवरी के अंतिम पखवाड़े में और फरवरी के प्रथम पखवाड़े में अगर आप लगाएंगे तो आप इसको जो है आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे जी। जी, तो अभी हमें मिल पाएगी कि राजमा की वैरायटी जो आप उधर अपना देसी बीज लगा रहे हैं तो? सब मिल तो सकता है, मिलने के लिए तो कुछ भी मिल सकता है, लेकिन जो है उसके थोड़ा सा ये है कि अब वहाँ तक कैसे पहुँचेगा आप तक, इसका थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। बीज तो उपलब्ध है, इसका बीज उपलब्ध मार्केट में है। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे कुछ किसानों ने, जैसे जो प्लेन के जो किसान हैं, जो है मैदानी क्षेत्रों में जो है वहाँ के किसानों ने संपर्क किया था, तो हमने उनको कुछ बीज उपलब्ध करवाया था, तो उन्होंने अभी लगाया है। तो बीज उपलब्ध हो सकता है, पर अब मुझे लगता है कि अब आप तक पहुंचने में शायद समय उसका जा चुका होगा। तो कोशिश ये कर सकते हैं कि मतलब ट्रायल तो कर सकते हैं कि आप फरवरी के अंतिम उसमें भी लगा सकते हैं। तो मतलब बीज तो मिल सकता है आराम से, बीज यहाँ पे उपलब्ध है, देहरादून में उपलब्ध है बीज। ठीक है, कोरियर से आ जाए थोड़ा भी, अभी तो ट्राई करने के लिए चाहिए था, तो कोरियर से मिल सकता है अभी तो। खैर 1 हफ्ते के अंदर आ जाए तो देखते हैं। खेत तो तैयार है हमारा, खेत अगर चाहे तो लगा सकते हैं हम 1-2 दिन में, और अभी 1-2 दिन में नहीं मिल पाएगा तो 1 हफ्ते में लगा देंगे। हाँ, कोशिश करते हैं कि आप तक पहुंच जाए बीज हो। आज कोशिश करते हैं, आप व्यक्तिगत रूप से दिनेश जी से संपर्क कीजिएगा। जी, जी, जी। आज हम मिलेंगे तो बातचीत करेंगे कैसे आप तक पहुंच सकते हैं। जी, जी, जी। धन्यवाद। जी, आदरणीय आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल राउत सर का अपना हैंड रेज़ है। जी, मैं ये जो राजमा की बात हो रही थी उसमें थोड़ा-सा ये जोड़ना चाह रहा था। राजमा एक्चुअली में हमारी हम या तो बारिश में लगा सकते हैं या गर्मी में लगा सकते हैं। उसके जो सीज़न है उसका क्रॉप का, तो अगर इसी सीज़न में लगाएँगे तो उसमें उत्पादन होगा, बस इतना ही कहना था। ठंड में इसको उत्पादन लेंगे तो समस्याएँ आएगी, ज़्यादा समस्याएँ आएगी। जी, जी ओम। जी, जी, धन्यवाद। और इसी जी क्रम सर। में जी सर। तो आदरणीय गौर सर, कृपया, शायद मेरा नंबर आपके पास है, आप हम वार्तालाप कर लेंगे और फिर मैं ये मैसेज आदरणीय उनियाल सर तक पहुँचा दूँगा कि कैसे हम बीज पहुँचाएँ आप तक। और इसी क्रम में हाँ, जब हम बीजों की बात कर रहे हैं और ख़ासकर उत्तराखंड से जब बीजों की बयार आगे बढ़ती है, तो उस दिशा में डॉक्टर विनोद कुमार भट्ट सर उपस्थित हैं। कृपया इस बीज वार्ता में, जबकि बीज वीरों को पहचान दिलाने की बात हो रही है, तो कृपया आप भी अवश्य ही इसमें टिप्पणी रखिएगा। जी, धन्यवाद दिनेश। असल में ये जो लाल धान है, जो उनियाल जी ने बहुत अच्छे विस्तार में बताया है, तो इसमें कैंसर से लड़ने तक की प्रॉपर्टी है। यहाँ पे एक देहरादून में एक वैद्य बालेंदु हैं, तो उनका कैंसर सेंटर है, वहाँ रिसर्च वगैरह भी करते हैं वो। तो उन्होंने इसका सफल प्रयोग किया है, और ये जो है, जब हमसे उस टाइम ये लाल धान चावल हमसे लेते थे ये, तो ये एक सफल प्रयोग इसका हुआ है। दूसरा, ये बहुत अच्छा है कि उनियाल जी ने बीज बढ़ाओ वाली बात है। असल में अगर आप बचाना चाहते हैं तो बढ़ाना ही पड़ेगा। बिना बढ़ाए हुए आप जो है बचा ही नहीं सकते, क्योंकि और उसके लिए क्या है, बढ़ाने का मतलब है इस्तेमाल करना। अगर बढ़ाएंगे तो उसको इस्तेमाल करेंगे। तो कंजर्वेशन का नियम है
कि यूज इट और लूज इट, यानी कि अगर आप इसको इस्तेमाल करते रहेंगे तो, या कोई इसको इस्तेमाल करेगा, जरूरी नहीं आप ही करें, कोई इस्तेमाल करने वाला अगर इसको रहता है, मिलता है, तो ये निश्चित रूप से इसकी, क्योंकि जो मार्केट है ना, बाजार भी ऐसे ही चलता है, डिमांड पे। डिमांड होगी तो फिर उसको ढूंढेंगे, उसका या उसका कोई, अगर कोई फायदा हो रहा हो, उसका कोई टेस्ट हो, जो भी है, उसके जो भी गुण हैं, उसके आधार पर इसको लोग अपनी प्राथमिकता के हिसाब से इसको उगाते हैं या फिर इसको खाते हैं। तो वो है, और ये बहुत अच्छा, यही असल में बचाना है तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। और अभी तो उनियाल जी ने भी कहा कि भारत सरकार भी इस बारे में प्रयासरत है। बीज कोऑपरेटिव, भारतीय बीज सहकारिता का गठन हो चुका है, 2 साल हो गए हैं इसको, और ये अपने, इनका जो मेन जो उद्देश्य है वो है कि किस तरह से, क्योंकि अभी क्या है कि अभी तो हमारे पास अन्न भरपूर है, तो जैसे शुरुआत हुई थी कि अन्न की कमी थी, तो अन्न बढ़ाया, तो उसके लिए हरित क्रांति हुई। लेकिन अभी क्या है, अभी हमारे प्लेट में अन्न तो है, लेकिन न्यूट्रिशन की कमी है। तो वो न्यूट्रिशन की कमी को देखते हुए भारत सरकार ने ये कहा है कि अब जो है, अब हमें पेट भरने की आवश्यकता नहीं है, अब जो है पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। तो अब पौष्टिक भोजन उपलब्ध कैसे होगा? तो उसके लिए हमारे जो पारंपरिक बीज हैं, हमारे जो पारंपरिक जो फसलें हैं, उनमें ये गुण है, और उनमें ये गुण केवल वो गुण ही नहीं है, बल्कि अभी जो दूसरी एक और जो चैलेंज है, वो है क्लाइमेट चेंज का। उससे भी लड़ने की क्षमता इन बीजों में है। और दूसरा ये है कि उसको अगर हम नेचुरल पद्धति से करें, क्योंकि कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो सॉइल एसोसिएशन है जैसे यूके का, और कई सारे और हैं, रूडोल वो रोडेल इंस्टीट्यूट है, तो इन्होंने लंबे समय तक जो है रिसर्च किया है कि जैविक का जो है वो किस तरह से क्या कंट्रीब्यूशन है। तो उनका भी ये मानना है कि जो विकट परिस्थितियां हैं, खासकर ड्राउट, वैसी कंडीशन में जैविक कृषि द्वारा जो उत्पादन होता है वो अधिक होता है, वो स्थायी होता है, अधिक बेहतर होता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हमारी जो 2 चुनौतियां हैं मेन, वो है कि न्यूट्रिशन उपलब्ध कराना, और दूसरा है कि जलवायु परिवर्तन से उससे लड़ना, या उसका सामना करना, या उसके लिए प्रिपेयर्डनेस। तो उस दोनों परिस्थितियों में ये जो जैविक देसी बीज हैं, वो हमारे खरे उतरते हैं, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी भारत सरकार ने बीज सहकारिता जो बनाया है, पूरा विभाग ही है एक, और वो जो है सहकारिता मंत्रालय, जो कि आजकल हमारे माननीय मोटा भाई, मतलब मोटा भाई का मतलब मोटा नहीं, बड़ा भाई बोलते हैं गुजराती में, तो वो अमित शाह जी, तो वो इसको अभी लीड कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद उनियाल जी, और दिनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इस पे उसमें आप भी, हम लोग गए थे जब दिल्ली, तो आप भी उसमें शामिल थे जब हम बीज सहकारिता में मुलाकात हुई थी, और किसी तरह से उनियाल जी भी उससे जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रयास है, इसमें बाकी और लोगों को भी हम
कोशिश करेंगे कि धीरे-धीरे सब इसमें सम्मिलित हों और एक एक समग्र तरीके से आगे इसमें बढ़ा जाए। धन्यवाद। जी, जी आदरणीय, धन्यवाद। और ये महत्वपूर्ण बात है कि जब हम बीजों को बढ़ाने की बात कर रहे हैं और उन बीज बेरों को आगे लाने की बात कर रहे हैं, तो तब आवश्यक हो जाता है कि वो ऐसे बीजों को आगे बढ़ा रहे हैं जो ऊर्जा से, पोषण से संपन्न हैं और कई से अलग-अलग बीमारियाँ हैं, उनसे लड़ने के लिए वो सक्षम हैं। क्योंकि इनमें पोषणता जब होगी, तो बीमारियाँ नहीं होंगी और क्योंकि हम ऐसे भोजन को कर रहे हैं कि पेट भरने के लिए तो हमने भोजन किया, लेकिन हम एम्प्टी सीड्स को, खोखले बीजों को, खोखले भोजन को हम जब ग्रहण कर रहे हैं, तो उस खोखलेपन में बीमारियों का भरना स्वाभाविक है और हमें ये बताना भी ज़रूरी है कि हमारे ये बीज पोषण युक्त, ऊर्जा युक्त बीजों का संरक्षण करके उनको बढ़ा रहे हैं और ये सभी बीमारियों के निदान भी हैं, हमारे समृद्धि, हमारे स्वास्थ्य की निशान भी हैं और इसलिए इन बीजों को बढ़ाना आवश्यक है। कुल मिलाकर ऐसे वीर योद्धाओं को, बीज योद्धाओं को पहचान दिलाना आवश्यक है, उनको प्रोत्साहित करना भी आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आदरणीय हमारे मुख्य वक्ता श्री पुनियाल जी के पास पहुँचता हूँ कि जो बात आदरणीय पवन सर ने कही, जो बात आदरणीय डॉक्टर भट्ट सर ने कही और जो बातें बीच में आई हैं अलग-अलग महानुभावों के माध्यम से, उस पर आप टिप्पणी दें, तत्पश्चात हम आगे बढ़ें। जी, बहुत सुंदर विचार इसमें आज हमें जो है इस वार्ता में काफ़ी हमें एक चीज़ जो मिलती है, वो यही है कि जो मंत्र है, वो जो अभी भट्ट साहब ने भी जो कहा है कि जो मंत्र है हमारा कि ये डिमांड ड्रिवन है, अगर डिमांड होगी तो इसका बचाना आसान होगा। तो डिमांड ड्रिवन जो बात है वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इन लोगों ने इसको मार्केट में प्लेस किया है, मार्केट में इन चीज़ों को प्लेस किया है और इसको एक इस तरह की फसल के रूप में जो है स्थान दिलाया है कि इसकी डिमांड बढ़ेगी, इसकी डिमांड बढ़ेगी तो लोग इसको ढूंढेंगे तो हमें इसको उगाना पड़ेगा। उगाना पड़ेगा का मतलब ये है कि लोग इससे इनकम जो है लोगों की आय इससे बढ़ सकती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्लू है हमारे पास कि हम इन चीज़ों को मार्केट में भी प्लेस करें। मार्केट में प्लेस करेंगे अगर हम इसको, तो यहाँ से हमें इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो बाज़ार है, चाहे वो उत्पादन है, चाहे वो गुणवत्ता है, चाहे वो जो है उसकी डाइवर्सिटी है। तो इन सब चीज़ों को हमें देख कर के इन चीज़ों पे काम करने की आज आवश्यकता है कि इनको हम जो है किसी तरीके से इंटीग्रेट कर सकें और इसको फिर हम जो बढ़ाने की जो मुहिम है, उसको वहाँ तक हम इसको जा सकें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विचार आज हमारे यहाँ से इस मंच के माध्यम से जो निकला है कि हमें इसको हर कंपोनेंट को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को हमें जो है बढ़ाने की आवश्यकता है। और तो ये क्रॉप जो है, ये जो हमारे जो बीज हैं, जो बीज जो बचाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर तो हमें, कि ये खुद ब खुद जो है अपने लिए जगह ढूँढ लेंगे, अपने लिए स्थान बना लेंगे और अब खुद ही बढ़ जाएँगे, खुद ही इनकी संख्या बढ़ जाएगी। अगर इनकी ज़रूरत महसूस होती है, तो ये निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। और एक निश्चित रूप से है कि एक जो बात आई है कि इसमें जो भट्ट साहब ने जो कहा है कि आज जो है, जो पूरी दुनिया में जी ख़ासतौर पे हमारे देश में ये बात निश्चित रूप से है कि हमारे पास अन्न है, लेकिन उसमें पौष्टिकता नहीं है। पौष्टिकता नहीं है, तो आज इस तरफ लोग भाग रहे हैं। अब इस तरह से जो है दृष्टि लोगों की जा रही है कि पौष्टिकता कहाँ से मिलेगी और इन चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है। और इन चीज़ों को हमें पेनिट्रेट करना पड़ेगा, इन चीज़ों को हमें बताना पड़ेगा कि हमारी इस फसल की ये गुणवत्ता है, ये पौष्टिकता है, ये उसकी न्यूट्रिशस वैल्यू है। तो तब जाके जो है हम इन चीज़ों को जो है बढ़ाने के प्रयास को जो है बल दे सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात हमारी मुझ से निकल के आई है आज की चर्चा से। तो मुझे लगता है कि जो जितने भी हमारे जो लोग जिन लोगों ने अपने विचार यहाँ पे दिए हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे जो प्रहलाद कुशियारी जी हैं, ये लोग लगे हुए हैं बहुत सारे प्रयास करने में। ये राजमा पे भी काम कर रहे हैं, ये
बहुत सारी दलहनी फसलों पे काम कर रहे हैं, ग्रेन्स वाली फसलों पे काम कर रहे हैं, मंडवा की, झंगोरा की जो वहाँ की प्रजातियाँ हैं जो बहुत न्यूट्रिशस फूड है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण काम ये लोग कर रहे हैं। तो इनकी बातों को भी हमें अगर सुनने का अवसर मिलेगा कि किन किन फसलों में कर रहे हैं और किन किन लोकल प्रजातियाँ हैं, क्या उनके नाम हैं, और उनकी क्या वैल्यू है, लोग क्या महसूस करते हैं, उनको क्या बताते हैं लोग, उनकी बातें अगर हम सुनेंगे तो हमें और भी इसमें वो जो है महत्वपूर्ण चीज़ें हमें इसमें सुनने को मिलेंगी और समझने को मिलेंगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक जो मुझे लगता है कि हमें निश्चित रूप से एक प्लेटफॉर्म, इस तरह की बातचीत हमें जो है, इस तरह की चर्चा जो है, बीज जो बढ़ाने की जो चर्चा है, इस चर्चा को और कैसे हम जो है एक इस योगाहार मंच के माध्यम से बजाय सुनने के, अगर हम कहीं पे कुछ डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं, कहीं पे जो लोग कर रहे हैं, देश भर में कर रहे हैं, वहाँ पे अगर जो लोग कर रहे हैं उनकी जो खास प्रजातियाँ हैं, किन क्रॉप्स की जो कौन-कौन सी प्रजातियाँ हैं, जो लोकल जो वहाँ की परंपरागत प्रजातियाँ हैं, उन पे अगर हम चीज़ें अगर हमें मिल जाती हैं, कौन-कौन से पॉकेट्स ऐसे हैं, तो उससे भी हमें और इंटीग्रेट करने का मौका मिलेगा कि हम जो है इन प्रजातियों को दूसरे क्षेत्रों में भी बढ़ा सकते हैं, ताकि वहाँ से बीज लेकर के, जैसे आज ही बात उठी थी कि भई हमें राजमा का बीज चाहिए। तो राजमा का बीज जो है, ये निश्चित रूप से जो है कि अगर ये यहाँ से वहाँ जाता है, मज़ेदार बात मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो हमारी यहाँ पे एक क्षेत्र है हमारा चक्रौता, वहाँ की राजमा एक फ़ेमस राजमा है। इसके वहाँ की जो राजमा को जो है, वहाँ के जो लोग जो हैं बरसात में उगाते हैं, और जब बरसात में उगाने के बाद जो थोड़ा-सा टेम्परेचर डाउन होता है, तो टेम्परेचर डाउन होने के बाद जो है कुछ यहाँ पे जो है, जो हमारा विकास नगर क्षेत्र है, और मज़ेदार बात मैंने हरिद्वार में देखा है अभी कि हरिद्वार में लोग चक्रोता की राजमा उगा रहे हैं। एक गाँव है वहाँ पे औरंगाबाद, उस औरंगाबाद में लोग चक्रोता की राजमा उगा रहे हैं। वो बीज वहाँ से लेते हैं और उन्होंने बीज वो अपने पास रख लिया है वो बीज, अब वो उनके गाँव में वो बीज उपलब्ध है। तो वो औरंगाबाद में जो है, उस गाँव में जो है, ये भादराबाद ब्लॉक में है, तो वहाँ पे वो राजमा का बीज का राजमा की फसल का उत्पादन कर रहे हैं, और आजकल उनकी फसल जो है आजकल वो लोग लगा रहे हैं। तो मैंने उनका तुम बीज कहाँ से लाया? कि नहीं, हम तो वहाँ से ये वहाँ से आता था और अब वो यहीं पे पर्याप्त होने लग गया है। तो वो बीज बढ़ाने की जो मुहिम है, वो ऐसे ही शुरू हुई कि एक पॉकेट से दूसरी पॉकेट में आई, और वहाँ से हमने जो है, तो इस तरह के भी बहुत सारे जो है, बहुत सारी क्रॉप्स हमारी ऐसी हैं जो वैल्यूएबल क्रॉप है, उन क्रॉप्स को हम दूसरी जगह भी जो है पेनिट्रेट कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम उनका उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो ये भी हमें हमारे लिए एक अवसर पैदा होगा, जैसा कि अगर हम राजमा का बीज यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं। जैसे मैं बहुत समय से कोशिश कर रहा था कि जब हम पिछली बार योगाहार का जो हमारा एक जो मध्य प्रदेश में जो हमारी एक पूरा हम समागम हुआ था, तो वहाँ से मैं कोशिश करता हूँ, वहाँ पे मुझे देखा था कि जो ये बारहमासी छेमी होती हैं, कुछ नाम है वहाँ का, उसका छेमी का नाम, उसको हम जो है, वो राजमा की वैरायटी एक है एक तरह से, तो उसको हम जो है अपने इलाके में भी लगा सकते हैं, उसको भी हम यहाँ पे व्यावसायिक खेती कर सकते हैं उसकी। हमारे यहाँ पे होता है, लेकिन उसकी क्वालिटी थोड़ा-सा डिटोरेट हो गई है, तो उसको हम वहाँ से ला कर के यहाँ पे हम उसका उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो मुझे बीज नहीं मिल पाया, मैंने इस बार बहुत कोशिश की कि मैं बुंदेलखंड में भी वो होता है, बुंदेलखंड इलाके में वहाँ के जो गाँव है, जो ट्राइबल इलाका है, उसमें पर्याप्त मात्रा में वो होती है। तो मैं इस साल तो नहीं उसको मँगा पाया, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको अगले साल ज़रूर जो है, अपने इलाके में उसको जो है लगवाऊँगा। तो वहाँ से जो हम इस तरह से भी हम एक-दूसरे की आपस में जो है हम बीजों को ले सकते हैं और बीजों को जो है बढ़ा सकते हैं। अपने स्तर पे भी हम कुछ चीज़ें जो हैं प्रयास कर सकते हैं। जी, जी, धन्यवाद। जी, निश्चित ही जो ये वार्ता हुई है और वार्ता हो रही है, ये महत्वपूर्ण पहलुओं को छू रही है। इसी क्रम में आदरणीय पवन कुमार सर का हैंड रेज़ है, कृपया। जी, मैं बहुत सुंदर वार्ता, बहुत सुंदर सुझाव और आदान-प्रदान की जो बात है कि एक जगह से दूसरे जलवायु क्षेत्र में भी बीज आकर के वहाँ पर एक प्रमुख फसल के रूप में उसका उत्पादन हो। तो इसमें मेरा एक प्रश्न जो है वो ज़रा-सी इस पर है कि अभी सरकार का एक बहुत बड़ा फ़ोकस और बहुत बड़ा उसमें कार्य भी हो रहा है कि जीआई टैगिंग हो रही है। तो उत्तराखंड की जो राजमा है, मुनस्यारी क्षेत्र की राजमा का जीआई टैग मिल गया है। अब जीआई टैग
का आधार ही यह है कि वो किसी एक जलवायु क्षेत्र की विशेषता पर आधारित ये वो दी जाती है, उसका एक रिकॉग्निशन दिया जाता है। लेकिन अगर वही बीज दूसरे जलवायु क्षेत्र में भी उत्पादन हो जाता है, तो क्या उसको हम किस दृष्टिकोण से देखेंगे? तो मुझे लगता है कि इस विषय पर अगर हमें किसी जानकारी मिलती है, तो हम इस चीज़ को बेहतर समझ सकते हैं कि जीआई टैग की प्रासंगिकता क्या है और जीआई टैग के वजह से जो उस फसल को एक दिया गया है, रिकॉग्निशन दिया गया है, क्या ये वैलिड होगा कि नहीं होगा? इस विषय पर सदन के अगर कोई हमारे साथी इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहें, इस पर बताना चाहें, तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत उत्तम रहेगा। क्योंकि जो फसल को और भारतवर्ष के हर एक राज्य में किसी न किसी चीज़ को और किसी न किसी फसल को जीआई टैग पिछले कई सालों से, हालाँकि ये कई सालों से ये काम हो रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में विशेष रूप से इसमें ज़्यादा उपलब्धि हमें देखने को मिल रही है। तो इस विषय को अगर हम समझने का प्रयास करें कि कैसे ये चीज़ प्रभावित होगी, अगर दूसरे जलवायु क्षेत्र में कोई जीआई टैग्ड फसल आता है, जीआई टैग उत्पादन दूसरी जगह पर भी हो जाता है, तो उसको पहचानेंगे कैसे? और क्या केवल देखने मात्र से ही पहचान हो सकती है? नहीं तो क्या होता है कि कई जगह पर जब हम देखते थे, तो पहले भी हमने देखा है कि किसी जगह की कोई चीज़ प्रसिद्ध है, लेकिन वो दूसरी जगह से भी आकर के उसका अगर उसमें मिक्सचर हो जा रहा है, तो क्या उसमें गुणवत्ता प्रभावित होगी? क्या उसमें कोई और चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा? तो डॉक्टर भट्ट जी ने अपना हैंड रेज़ किया है। ज़रूर आप अपनी टिप्पणी दीजिएगा। जी, वो असल में ये जीआई टैग जो है एक वो तो एक भौगोलिक परिस्थिति में उत्पन्न होने वाले विशिष्ट अनाज को दी जाती है। और अगर ये दूसरी जगह अगर इसको उगाया जाता है, तो वो उसकी अपनी पहचान खो देता है। तो वो उसको वो जीआई टैग वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसको ये नहीं बता सकता कि जैसे देहरादूनी बासमती है, सपोज़ वैसे बासमती को तो जीआई टैग मिला हुआ है, लेकिन देहरादूनी बासमती को जीआई टैग नहीं है। तो इसके लिए जैसे हम प्रयासरत थे कि जीआई टैग देहरादूनी बासमती को भी मिल जाए। अभी तो खैर समय बताएगा कि ये मिलेगा या नहीं। लेकिन अगर किसी चीज़ को कोई जीआई टैग कोई स्पेशल विशिष्ट वातावरण के लिए मिला है, तो अगर वो दूसरे वातावरण में उसको लगाते हैं, तो वो फिर उसकी वो एक तो विशिष्टता खो जाती है और वो उसके जीआई टैग उसको वो उस पर्टिकुलर नाम से नहीं बेच सकता। तो ये फिर उसका एक ये है कि भविष्य में जीआई टैग का फ़ायदा यही है कि लोकल लोग उसको उसका जो है उसका विपणन करके उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो अगर वो दूसरी जगह हम इस फसल को लगाते हैं, तो वो क्योंकि वो विशिष्टता खो जाता है। जैसे कि कई लोगों ने प्रयास किया देहरादूनी बासमती को अलग-अलग जगह लगाने का, लेकिन उसकी जो गुणवत्ता है वो उसी तरह की नहीं रह पाई। तो ये इस वजह से ये जो है उचित नहीं है। उगा सकते हैं, वो दूसरी जगह हो ही सकता है, क्योंकि आज जो भी फसलें आई हैं, चाहे कोई भी फसल है, वो कहीं दूसरी जगह से, जैसे आलू है, आलू हमारे यहाँ बाहर से आया है, हमारे यहाँ अमरंथ बाहर से आया है, हमारे यहाँ कई सारे जो क्रॉप्स जो हम लगा रहे हैं, वो भले ही आज इस विशिष्ट परिस्थिति में हो रही हैं, लेकिन उसके लिए अनुकूलन के लिए फिर बहुत समय लगेगा। वो उसकी एक विशिष्टता अगर कोई आ रही है, तो क्योंकि जीआई टैग उसी को मिलता है जो बहुत वर्षों से सदियों से उस पर्टिकुलर वातावरण में उग रही है और उसका एक अलग विशेष एक अलग पहचान है। धन्यवाद। जी, जी आदरणीय बहुत-बहुत धन्यवाद। और ये महत्वपूर्ण विषय है जीआई टैग भी। अभी कुछ ही महीने पहले यानी पिछले वर्ष कोई महानुभाव जुड़े थे, डॉक्टर रोशनलाल सर ने उन्होंने जोड़ा था। तो उन्होंने कहा था कि जीआई टैग लेना
अगर हम अपने बीजों के गुणधर्म को, क्रॉप्स के गुणधर्म को जानते हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं है और सरलता के साथ उसे लिया जा सकता है। जी, जी। वो यहाँ पे जो उत्तरांचल यूनिवर्सिटी है, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी ने ये जीआई टैग के लिए उनको सरकार द्वारा अधिकृत किया गया है इस एरिया के लिए। तो अगर कोई भी किसी भी अगर क्रॉप के लिए नॉर्थ में, मेरे ख्याल से नॉर्थ इंडिया का है, अगर वो करना चाहते हैं तो वो उत्तरांचल यूनिवर्सिटी से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि उनको उनके पास एक प्रोजेक्ट है जिसके आधार पर वो जीआई टैग उपलब्ध करा रहे हैं, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं हम लोग। धन्यवाद। जी, जी, धन्यवाद सर। आदरणीय रोशन लाल सर, जी। जी, धन्यवाद। हम लोगों ने जो मध्य प्रदेश में जो पहला जीआई टैग हमें मिला है, तो हम लोगों ने प्रयास किया था उसके लिए, जो बालाघाट की चिन्नौर है, राइस की वैरायटी है, उसके लिए हमने लिया है। तो निश्चित रूप से और इसके लिए बीच में चर्चा भी हुई थी, तो मैं प्रयास करूंगा कि आने वाले दिनों में एक आध हफ्ते में जो हमारे साथी है डॉक्टर उत्तम बिसेन, जिन्होंने एक बार हमें बीच में मार्गदर्शन दिया था, मैं उनसे बात करूंगा। तो वो जीआई टैग के ऊपर कैसे उसकी प्रोसेस होती है, आदरणीय पवन सर ने भी बोला था, तो आगे हम एक क्लास उसकी पूरा जीआई टैग कैसे होता है, क्या होता है, उसके ऊपर पूरा, क्योंकि हमने कोई बाहर से किसी भी उसको हायर नहीं किया था किसी, क्योंकि इसमें क्या ज्यादातर जो गवर्नमेंट एजेंसीज है वो वकील हायर करती है, हमने कोई वकील किया था। जो लोकल प्रयास थे, हमारे प्रोफेसर थे, हमारे डीन थे, उनने सपोर्ट किया, और हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को से जो उनकी जानकारी थी, बस जानकर जो उन्होंने क्वेरीज मांगते गए जीआई वालों ने, तो वो हम उनको जानकारियाँ उपलब्ध कराते गए, और फिर फाइनली हमको जीआई टैग मिल गया। तो उसके पूरी प्रोसेस को एक बार सदन के सामने मैं उनको आमंत्रित करूंगा, तो प्रयास करता हूं कि वो सारी चीजें एक बार बता सकें। आने वाले समय में ये प्रयास होंगे और जो बातें सामने आई हैं उन पे कार्य किया जाएगा। और इसी संदर्भ में जब कुछ दिन पहले डॉक्टर अशोक पाणिग्राही सर से मैं वार्तालाप कर रहा था बीजों को लेकर के, तो उन्होंने बताया कि कैसे उड़ीसा का जो ड्रॉट टॉलरेंट वैरायटी है केरल गई, और केरल जिन किसान के पास गई उन्होंने असल में उसको बोने में देरी कर दी, और समय सीमा जब समाप्त होगी तो उन्होंने यानी किसान को ये मशवरा दिया गया कि वो अपने चलो आप, उन्होंने कहा कि इसको वापस भेजा जाए, कि समय यानी समय के बाद वो पहुंच रही थी किसान के पास। तो फिर उनको ये कहा गया कि भाई हम वो क्योंकि उसको वापस लेने में तो फिर ट्रांसपोर्ट लगेगा और पैसा लगेगा, इसलिए ऐसा है आप वहीं बो लीजिए, और चाहे तो कुछ बीघे में उसको छिड़क दीजिए, ताकि देखा जाएगा उगेगा तो उगेगा, नहीं तो नहीं देखा जाएगा। कहते हैं पाणिग्राही सर कि वो 6-7 महीने उसको उगने में लग गई, और वहां पर इतना उत्पादन हुआ जितना उड़ीसा में नहीं हो पाता था। फिर उन्होंने यही प्रयोग कहीं इंडोनेशिया या किसी कंट्री में ये किया, तो उससे पाया कि ये जरूरी नहीं है कि एक जगह पे होने वाली जो प्रजातियां हैं, क्रॉप्स या फसलें हैं, वो दूसरी जगह पे उनका उत्पादन अच्छा न हो। उनका कहना था या तो उत्पादन गिर सकता है या बहुत बेहतर हो सकता है, और यहाँ तक कि उसकी गुणवत्ता में भी बहुत सुधार हो सकता है। तब हो सकता है कि मैं गलत भी कह रहा हूँ और ये पूर्ण जानकारी नहीं भी दे रहा हूँ, लेकिन उनका कहना था कि इस विकल्प में हम ये मानते हैं कि कभी-कभी जो जिस स्थान के लिए निर्धारित जीआई टैग हम देते हैं, दूसरे स्थान पर उसकी जिस क्रॉप की, उस बीज की गुणवत्ता और अच्छी हो सकती है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग विषय है। हालाँकि आने वाले समय में डॉक्टर पाणिग्राही सर को हम सुन पाएँगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। इन्हीं बातों के साथ कि जबकि आज हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय उनियाल जी ने बताया कि हम कैसे हमारे जो बीज-वीर हैं, वो एकाकी होकर के और बिना किसी के प्रभाव किए हुए अपने लगे हुए हैं,
और उनका बाजार भी बढ़ रहा है, प्रसार भी बढ़ रहा है, लेकिन हम उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। कुछ कारण रहे होंगे, क्योंकि हमने तो बीज दिखाने की प्रक्रिया में अपना जीवन लगा दिया। बहुत सी संस्थाओं ने डॉक्यूमेंटेशन किया, जिन संस्थाओं ने डॉक्यूमेंटेशन किया उनके पास केवल डॉक्यूमेंट ही रह गए। जिन लोगों ने बीज दिखाए उनके बीज धरे के धरे रह गए, लेकिन ऐसे बीज वीर जो निरंतर